वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है अगस्त 19 2020 और यह है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करने जा रहे हैं इसको डिस्कस। तो बहुत सारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट हैं, वन बाई वन सबको देखते हैं जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आर्टिकल, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो नीड टू ऑडिट पीएम केयर फंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो अपने एडवोकेट प्रकाश भूषण जी हैं, जिन्हें अभी अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जो पनिशमेंट दी गई है, उन्होंने पीआईएल फाइल की थी। उन्होंने कहा था जो पीएम केयर फंड है सॉरी, उसका जो मनी है, जो पैसा उसमें गया है, उसको एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो अभी आरटीआई फाइल हुई थी पीएम केयर फंड के ऊपर, वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं थी। मतलब जो पीएम केयर फंड है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, और आप आरटीआई के द्वारा उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन जो है आप जान नहीं सकते। तो इसीलिए ये कहा गया कि उसका पैसा अगर आप एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये जो एनडीआरएफ फंड है ये पहले से ही पब्लिक अथॉरिटी है, तो लोगों के जो राइट टू नो है, जो आरटीआई है, उसका जो है यूज़ हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पीएम केयर्स के फ़ंड को आरटीआई में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसमें देखते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, तो देखते हैं वन बाई वन। इन्होंने लिखा है, बेंच रिफ्यूजेस टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू एनडीआरएफ, सेज दे आर सेपरेट एंटिटीज़। तो इन्होंने पीएम केयर्स को सेपरेट एंटिटी बताया। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे एंडोज द पीएम केयर फंड एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इन्होंने इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कहा, टू विच डोनर्स वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो पब्लिक चैरिटेबल फंड्स होते हैं उन पर कैग का कोई रिपोर्ट जो है लागू नहीं होता। उन्होंने कहा, देयर इज़ नो ओकेशन फॉर कैग टू ऑडिट द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट एंड गवर्नमेंट मॉनिटरी। तो जो भी बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट फ़ंड से अलग होते हैं, जो चैरिटेबल फ़ंड होते हैं, उन पर कैग ऑडिट नहीं कर सकता। तो अब ये जो फ़ंड है पीएम केयर्स, ना तो इस पर कैग की कोई रिपोर्ट लागू हो सकती है, ना ही आरटीआई लागू हो सकती है। आगे कोर्ट ने कहा है, द कोर्ट सेड दैट इट इज़ नॉट ओपन टू ए पीआईएल पिटिशनर टू क्वेश्चन फॉर द विजडम क्रिएटेड। जब आपने कोविड-19 के दौरान ये फ़ंड बनाया है तो कोई भी पिटिशनर इसको चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। तो इस बार तो ये चैलेंज हो गया, लेकिन आगे से अब ये चैलेंज भी नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन नहीं हो पाएगा पीआईएल के लिए। एट द दिस नीड ऑफ द आवर मीन्स कोविड-19, नो एक्सेप्शन कैन बी टेकन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट नेमली पीएम केयर फंड। तो ऐसे नीड में इस सब चीज़ों की ज़रूरत थी, और पीएम केयर्स फंड जो है उसका पैसा जो एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश भूषण जी ने जो पीआईएल फाइल की थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पीएम केयर फंड जो है कैग की सपोर्ट में नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा कि कोई पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं हो पा रही है इस पर। उन्होंने कहा कि और इसमें जो टैक्स थे, जो पैसा दिया गया उस पर भी 100% टैक्स फ्री था। तो इन्होंने कहा कि इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उन दोनों को बढ़ाने के लिए इसका पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र कर दो। ये लिखा है आगे, द कोर्ट डिसमिस द आइडिया। तो इन्होंने इसकी पीआईएल जो है वो ख़त्म कर दी, और उन्होंने कहा कि पीएम केयर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्कमवेंट। जो प्रकाश भूषण जी ने दलील रखी थी कि पीएम केयर्स फंड एनडीआरएफ को जो सर्कमवेंट करने के लिए और उसको पॉलिटिकल यूज़ करने के लिए लगाया जा रहा है, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, द स्टेचू जो उन्होंने कहा, जैसे ये एनडीआरएफ तो पहले से ही था, स्टेचुटरी फंड है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बनाया था, टू रिसीव कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस टू फाइट ए कैलामिटी। ठीक है, तो इन्होंने फिर आगे कहा, बेंच ने क्या कहा, बेंच रिफ्यूज्ड टू डायरेक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम द पीएम केयर्स फंड टू द एनडीआरएफ। इट सेड दे आर टू सेपरेट एंटिटीज़। तो एनडीआरएफ और पीएम केयर्स दोनों ही अलग हैं, और एक का पैसा दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगा। एनडीआरएफ पब्लिक अथॉरिटी है, उस पर आरटीआई लागू होती है, और जो ये है पीएम केयर्स, इस पर आरटीआई लागू नहीं होती है, इसीलिए फ़ंड ट्रांसफ़र की बात हुई थी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द फंड्स एलोकेटेड इन द पीएम केयर्स फंड आर entirely different funds which are funds of public charitable trust. There is no occasions
फॉर इशूइंग एनी डायरेक्शन टू ट्रांसफ़र द फंड्स टू NDRF। तो वही बात दोबारा से कही कि PM केयर्स जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। एनी कंट्रीब्यूशन टू एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड टू बी क्रेडिटेड इनटू द NDRF। मतलब लोगों को रोका भी नहीं गया था कि वो PM केयर्स में ना करके NDRF में कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ये लिखा हुआ है, एक ये पॉइंट जो है आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के लिए याद रखिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लिस्ट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 12 एज शेल्टर, फूड, ड्रिंक वाटर, मेडिकल कवर, सैनिटेशन एमंग अदर थिंग्स। तो सेक्शन 12 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता है। अब ये जो पिक है इसको देख लेते हैं, ये एक समरी होती है। ए लुक एट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द टॉप कोर्ट। इन्होंने कहा PM केयर्स फंड इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जिसमें लोगों ने वॉलंटरली पैसा दिया है। देयर इज़ नो ओकेशन टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ PM केयर्स टू द फंड्स। और ऐसा कोई हम डायरेक्शन नहीं दे रहे कि इसका पैसा उसमें ट्रांसफ़र किया जाए। डोनर्स को रोका नहीं गया था NDRF में पैसा देने से। और नो नीड फॉर कैग ऑडिट। अब कैग की ऑडिट की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और इस पर जो है कैग की ऑडिट काम नहीं करेगी। नो नीड फॉर ए फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान टू कॉम्बैट कोविड-19। तो इन्होंने कहा कि अब एक नए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है जब कोई कैलामिटी आने वाली होती है उससे पहले ये प्लान रेडी होना चाहिए, और अब तो ये बहुत टाइम हो गया है, अब ज़रूरत नहीं है। नो रीज़न टू ले डाउन न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड्स। अब कोई न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया, और ये सब पहले होता अगर ये वायरस का पता होता तो। एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 12 फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड होल्ड। ठीक है, तो ये वही सेक्शन 12 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया है। ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर अभी 3-4 दिन तक और डिबेट चलेगी, तो इस चीज़ को अपनी नज़र में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या दिस पेज, एडिटोरियल पेज, दिस आर्टिकल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज दिस शोज तमिलनाडुज पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल एलिगेशंस के ऊपर है। इसमें नेपाल, चाइना और इंडिया एक दूसरे के ऊपर वही एलिगेशंस जो पिछले 2-3 महीनों से न्यूज़पेपर्स में चल रही है, आप सभी को पता है। इसको पढ़कर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स और भी आए हुए हैं। ये वाला एडिटोरियल अच्छा तो है लेकिन UPSC के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डोंट गो बाय इट। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी क्योंकि ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए, और मेडिटेरियन सी का इलाका जो UPSC बहुत बार पूछती है उसके बेस्ड है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। या दिस पेज इज़ इम्पोर्टेंट। तो आज के जो आर्टिकल्स हैं वो ये हैं, ये दोनों आर्टिकल्स अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल आपके पहले आया हुआ है, ये एक कमेटी बनी थी, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी, जो होम अफेयर्स ने अभी अभी बनाई थी। तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि जो कमेटी है उसकी जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है कमेटी का, और इसके जो प्रोसीजर्स हैं, इसके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये किस तरीके से काम कर रही है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेंबर्स क्या क्या हैं इसके, तो उन सब के ऊपर डिबेट हुई है। अब ये कोई एक सिंपल कमेटी तो है नहीं, यह है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी। इसमें छोटे से लेकर के हर बड़े आदमी तक का रोल होना चाहिए। इन्होंने बताया कि जैसे ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो जिन लोगों पर पुलिस की या क्रिमिनल लॉज का असर पड़ता है, उन लोगों को कमेटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, और ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला। तो क्रिटिसाइज़ किया है कमेटी को, और इसमें जो लूप होल्स हैं वो बताए हैं। तो वन बाई वन सब कुछ देख लेते हैं, ब्रॉडली देख लेंगे। ठीक है, तो MHA ने कमेटी बनाई थी रिफॉर्म्स पर। द कमेटी का एम था टू रिकमेंड एंड ओवरहोल टू द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस तरीके से सुधारा जाए। एमंग अदर्स जजेस, लॉयर्स, एक्टिविस्ट वॉइस देयर कंसर्न। तो यू कैन सी द वर्ड कंसर्न अबाउट द कंपोजिशन, ठीक है, एंड द ऑपरेशन। तो कमेटी जो बनी है उसका जो कंसर्न है वो है कि कंपोजिशन कैसा है और वो कैसे काम कर रही है। देखते हैं। रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन द कमिटीज़ रिकमेंडेशन विल हैव सीरियस रेमिफिकेशंस फॉर एवरी पर्सन हु इज़ सब्जेक्टेड टू क्रिमिनल जस्टिस। अब कमेटी जो भी रिकमेंडेशंस देगी वो हर एक व्यक्ति पर लागू होंगी। तो ये जो रिफॉर्म्स जो लागू होंगे ये हर एक पर्सन को
हर एक पर्सन इसके लिए सब्जेक्टेड होगा, ये हर एक पर्सन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्मूथली फंक्शनिंग लीगल सिस्टम डिटरमाइंस अवर फ्रीडम टू लिव ऑथेंटिक लाइफ एज फुल सिटीजन्स इन ए डेमोक्रेटिक। तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और हर एक सिटीजन को जो है पूरी स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। उसका लीगल सिस्टम किस तरीके से काम करता है उस सबको जानने का उसे पूरा अधिकार है। आगे दिया गया है द माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस shapes द बाउंड्री ऑफ whom we love, what we say, whether we complain about violence, how we respond to hate and मैनी अदर फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सब चीज़ें क्रिमिनल जस्टिस से रिफॉर्म होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी में, क्या नहीं कर सकते, किस चीज़ के लिए क्या पनिशमेंट है, किस चीज़ के लिए क्या पनिशमेंट नहीं है। डेस्पाइट द पर्सपेक्टिव वे विच क्रिमिनल लॉ इंटरेक्ट्स विद अवर मोस्ट इंटीमेट डिसीजन, द स्कोप ऑफ दीज लॉज is now going to be determined by a process that is exclusionary for most of the Indian citizenry। तो यही बात कही गई है कि जो कमेटी है उसमें जो क्रिमिनल लॉज डिसाइड करेगी उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान होगा और योगदान होना चाहिए जो कि अभी नहीं है। तो क्रिटिसाइज़ किया है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ़ द एम इज़ टू डीकोलोनलाइज द लॉ बहुत पुराना है तो इसको आपको सुधारने की ज़रूरत है, डीकोलोनलाइज करने की ज़रूरत है। By disabling democratic deliberations, the committee set up itself for inception. Decolonization was not a movement in 1947. Decolonization is an ongoing process which requires a commitment to undoing the colonial logic of domination governing सिटीजन स्टेट रिलेशन। तो वही बताया फिर इन्होंने कि क्रिमिनल जो लॉज हैं वो सिटीजन स्टेट रिलेशन के आधार पर बेस्ड होने चाहिए। हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशंस हैं और उनको जो लॉ में किस तरीके से ऐड किया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, डिसेबलिंग पार्टिसिपेशन। द कमिटीज़ प्रोसीजर्स आर डिज़ाइन टू डिसेबल ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन नहीं है लोकल कम्युनिटी का। द एक्सक्लूसिव रूट टू पार्टिसिपेशन इज़ द कमिटीज़ वेबसाइट। आप सिर्फ कमेटी की वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, कमेटी की वेबसाइट से जुड़ सकते हैं आप सिर्फ। इन्होंने लिखा है लेकिन जो 40% लोग हैं सिर्फ वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो यानी कि आपने 60% लोगों को तो यहीं पर ही एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इंटरनेट यूज़र्स, है ना। और इंटरनेट जो यूजेज है वो खुद एक स्ट्रक्चरल बैरियर से जुड़ा हुआ है। जैसे कश्मीर में पिछले 1 साल से इंटरनेट बंद है तो पूरा का पूरा कश्मीर इसके सिस्टम से बाहर हो गया। वुमेंस को कम एक्सेस है तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कमेटी के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और बैकग्राउंड रिसोर्सेज हैं और रिपोर्ट्स जो लॉ कमीशन की हैं जो वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं वो सब इंग्लिश में है। अब इंग्लिश तो सिर्फ 10% लोग ही बोलते हैं इंडिया में। तो आपको क्या करना चाहिए था, इन सारी रिपोर्ट्स को जो 8th शेड्यूल है जो आपने बनाई है उन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपलोड करना चाहिए था। तो कम से कम 40% तो देख पाते, अब तो 10% ही देख पाएंगे। हाउएवर द लाइफ साइकिल ऑफ द कमेटी कोइंसाइड विद द। अब ये जो आपने कमेटी बनाई है ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बनी। लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं तो लोग पहले उन्हें देखेंगे या कमेटी की रिपोर्टों को देखेंगे, ठीक है। तो यही बताया गया है कि इसका जो टाइम लिमिट है ये थोड़ा इधर उधर होना चाहिए था क्योंकि इस समय हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका जो टाइम फ्रेम है वो भी गलत है। आगे क्या दिया गया है, इन्होंने बताया कि सब एल्टरन कास्ट, जेंडर, सेक्सुअल, अदर रिलीजियस ग्रुप्स उनका तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इसमें, कमेटी के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इन्होंने लिखा है देयर आर नो मेंबर्स ऑन द कमेटी बेस्ड आउटसाइड द लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया इन द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें कमेटी में हैं और साउथ इंडिया का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही कम है। आगे इन्होंने बताया इट इज़ क्रूशियल फॉर ए कमेटी टास्क विद ट्रांसफॉर्मिंग। मतलब जो कमेटी बनी है जो इतने बड़े क्रिमिनल जस्टिस को सुधारने के लिए कुछ रिफॉर्म्स बना रही है उसमें रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। तो इट मस्ट इंक्लूड मेंबर्स हु कैन स्पीक एक्सपीरियंस मैनी पब्लिक, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पर भी इस चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। डाटा यहाँ पर दिया गया था सारा कि किस तरीके से कितनी परसेंट ही देख पाएंगे। ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को लिया ही नहीं गया जो कि ओवर पोलाइज्ड और अंडर अंडर प्रोटेक्टेड है ना। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, दलित्स हैं, आदिवासी हैं जिन पर रोज़ रोज़ का जो बियर द बर्nt जो रोज़ रोज़ चीज़ों को सहते हैं। यहाँ पर देखिए
क्रिमिनल लॉज थ्रू पुलिस वायलेंस इन पर सबसे ज़्यादा होता है, और डिटेंशन भी इनका होता है, पनिशमेंट्स हैं। वुमेन और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर्स पीपल हैं, इन सबको इन्वॉल्व भी नहीं किया गया, जबकि जेंडर बेस्ड वायलेंस तक जो ग्राउंड लेवल पर है आर फ्रिक्वेंटली लेट डाउन बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द कमिटीज़ कंपोजिशन एंड ऑपरेशन रेंडर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन फ्रॉम दीज ग्रुप इम्पॉसिबल। तो कमेटी में इन सब का जो ना होना, इनका रिप्रेजेंटेशन ना होना, तो ये जो लॉज लागू होंगे ये फिर से एक बार फिर से आवाज़ के लिए खड़े होंगे, एक बार फिर से इनके जो विरुद्ध आवाज़ होगी। इस तरीके से यहाँ बात की गई है। आगे देखते हैं। अब कमेटी बनी, कमेटी ने कोई टर्म ऑफ रेफरेंस ही नहीं दी कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। इन्होंने कहा कि एक एडहॉक कमेटी बनाई है इन्होंने। अब जो गवर्नमेंट ने बनाई है एक एडहॉक कमेटी एक सीमित समय के लिए होती है, और सीमित समय के लिए इतना बड़ा जो मुद्दा है क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म का, वो सही नहीं है। इन्होंने आगे कहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए थी, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली है, एक अच्छी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इन्होंने लिखा है सच क्वेश्चंस आर टिपिकली इंटरेस्टेड विच आर एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू एंश्योर इंक्लूजन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो लॉ कमीशन तो एक परमानेंट अथॉरिटी है, तो इसको ये काम दिया जाना चाहिए था, और इसी में ही रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाता, एक अलग से एडहॉक कमेटी की ज़रूरत भी नहीं थी। इन्होंने आगे लिखा है द कमिटी हैज़ नॉट अंडरटेकन टू पब्लिश द रिप्रेजेंटेशंस इट रिसीव्स फ्रॉम द पब्लिक ड्यूरिंग द कंसल्ट। जब कंसल्टेशन के लिए मान लो जितने भी लोग साइट पर जाकर उन्हें अपने अपने व्यू देंगे होंगे, उसको भी इसमें कंसल्टेड नहीं किया गया, तो फिर वेबसाइट का भी क्या फ़ायदा। कुछ दिन पहले MHA का लोगो वेबसाइट पर था, उसको भी हटा लिया। क्यों हटा लिया ये भी नहीं पता। क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर में कमेटी वर्क कर रही है? क्या इसकी ऑटोनॉमी पर सवाल उठाए जा सकते हैं? इसमें आगे लिखा है कि मेंबरशिप ऑफ द कमेटी जो एज ओरिजिनली एडवर्टाइज अल्टर विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो मेंबर जो बनाए थे उनको अल्टर किया गया, उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई। आगे दिया गया है देयर कैन बी नो कंटेस्टेशन डिबेट और डेलिब्रेशंस विदाउट द कमेटी कम्युनिकेशन ओपनली। तो जब तक इंटरलोक्यूटर्स जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स के जो इंटरलोक्यूटर्स हैं वो सब इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ऐसी कोई डिबेट वगैरह नहीं हो सकती, ये सीधे ऐसे ही पास हो जाएगा और फिर इस पर क्वेश्चन उठेंगे। द कमेटी इज़ कैरिंग आउट कंसल्टेशन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। अब एक दिक्कत यह है कि जो कंसल्टेशन जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में हुई पिछले साल, उन्हीं को जो जो कंसल्टेशंस हुई उन्हीं के आधार पर ये कमेटी अपने प्रोसीजर्स और अपने वर्क शुरू कर रही है। लेकिन इससे पहले भी हमारे पास अच्छी कमेटीज़ बनी हुई थी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मालीमठ कमेटी। तो ये इससे 5 गुना समय यानी लगभग 3 साल का जो इनका वो था कंसल्टेशन पेपर था, उन्होंने इसको सबमिट किया था। ठीक है, तो मालीमत कमेटी इससे अच्छी कमेटी थी, उसमें ब्रॉड जो टाइम फ्रेम था उसको लिया गया था। 3 इयर्स के कंसल्टेशंस उसमें थे, ज़्यादा केसेस होंगे, ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। तो एक जो ये कमेटी अभी नई बनी है, इसको इस बात पर भी जो है डाउट किया गया है। आगे देखते हैं। A deliberative vision of democracy requires that all members of society are able to participate in the collective decision making। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में सभी मेंबर्स का होना ज़रूरी है, एंड दैट डिसीजन मेक लॉ टेक्स प्लेस थ्रू रीजन डेलिब्रेशंस। ठीक है, तो वही पीपल पार्टिसिपेशन की बात इसमें हुई है, और ये कंक्लूजन पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली द कमिटी फॉल्स पेरेंटली शॉर्ट ऑफ दीज आइडियल्स। तो ये जितनी भी बातें इसमें बताई गई, इन सब पर कमेटी फेल हो जाती है। इट लुक सब्जुगेटेड ग्रुप्स आउट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस। जो ओप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनको भी नहीं लिया गया है कंसल्टेशन में, और सो दैट दे हैव नो वे ऑफ चैलेंजिंग द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ नॉलेज एंड गवर्नेंस। और क्रिमिनल लॉज में वो इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, जबकि सबसे ज़्यादा हरासमेंट तो उनका होता है। इट इज़ डीपली आयरॉनिक दैट ए कमेटी अंडरपिन्ड बाय दिस कॉलोनियल लॉजिक प्रोफेस दैट इट्स प्राइमरी एम इज़ टू डिकोलोनाइज द लॉ। तो ये इसका कंक्लूजन था। तो ये पूरा आर्टिकल इसी बात के ऊपर था कि किस तरीके से जो कमेटी बनी है क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स पे, और तो कमेटी में किस तरीके की गड़बड़ें हैं, उनके प्रोसीजर में क्या है, उनके कंपोजिशन में क्या परेशानी है। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो ये राइट साइड पर है, इसमें दिया गया है रिसरेक्टिंग द राइट टू नो।
ठीक है। द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन हैज़ टेकन ए प्रोग्रेसिव डिसीजन टू रिलीज द हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट इन पब्लिक। अभी आपको पता है कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन दोनों के बीच जो असम अकॉर्ड था, ये जो असम अकॉर्ड था, क्लोज 6 थी असम अकॉर्ड की, उस पर अभी एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी की जो रिपोर्ट सबमिट हुई, तो एक रिपोर्ट तो गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक रिपोर्ट गई ऑल इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट रिलीज़ नहीं की, लेकिन जो ये ऑल इंडिया जो यूनियन था, असम यूनियन था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है पब्लिक में डाल दी, मतलब पब्लिसाइज कर दिया इस रिपोर्ट का। तो इन्होंने यही बताया है कि जो राइट टू नो है उसको सेंट्रल लेवल ने ना मानते हुए एक छोटे जो ग्रुप है जो एक स्टेट लेवल पर काम कर रहा है, उसने इसको फॉलो किया है। तो यही चीज़ में बताई गई है। कमेटी के बारे में जान लेते हैं। हाई लेवल कमेटी बनी थी जिसमें थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और अदर मेंबर्स थे नॉर्थ ईस्ट के। होम मिनिस्ट्री के थ्रू बनाई गई थी 15 जुलाई 2019 को। इसका मैंडेट था टू रिकमेंड मीजर्स टू इम्प्लीमेंट क्लोज 6 ऑफ असम अकॉर्ड एंड डिफाइन असामीज पीपल। तो इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी। अब इसमें राइट टू नो के बारे में कुछ जो बातें बताई गई हैं उनको देख लेते हैं। जैसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU ने रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनएक्शन लिया ऑन द रिपोर्ट और पीपल्स की जो राइट टू नो आर्टिकल 19 के अंदर आता है उसको डिनाइड किया है। जबकि जो स्टेट ग्रुप है ये, इन्होंने ऐसा किया जो स्टूडेंट यूनियन है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The right to know was recognized nearly 50 years ago and foundation basis and direct emanation for the right to information। ठीक है। तो RTI के लिए एक सीधा सीधा सा लॉ है, राइट टू नो। 50 ईयर हो गए हैं इसको, लगभग इतना पुराना लॉ है। इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्व आउट किया a class of documents that demand protection even though their content may be not damaging to the national interest। तो इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण जो केस था 1975 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए ना हो करके भी उनको प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होता है। ये 1975 में बताया गया था। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, जैसे कैबिनेट पेपर्स, ऑफिस डिस्पैचेस, पेपर रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो ए pragmatic व्यू वाज canvassed by Justice Matthew, who held that the people of this country have a right to know every public act, everything that is done in public way by their public functionaries। ठीक है। तो जस्टिस मैथ्यू ने बताया कि राइट टू नो, जैसे शुरू में तो इन्होंने बताया, शुरू में ये केस आया 1975 का, तो इसमें बताया कि डॉक्यूमेंट्स को जो है आप हाइड कर सकते हो इंटरेस्ट के अलावा भी। लेकिन फिर जस्टिस मैथ्यू है, उन्होंने राइट टू नो बताया कि राइट टू नो हर एक चीज़ पर लागू होता है। तो ये बताया दे आर एंटाइटल टू राइट टू नो द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी पब्लिक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। राइट टू नो जो कि निकला है राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, ये एब्सोल्यूट नहीं है, मानते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। और ये एक फैक्टर है जो थोड़ी चिंता जताता है कि ये एक एब्सोल्यूट नहीं है। व्हेन सीक्रेसी इज़ क्लेम्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स विच में एट एनी रेट हैव नो रिपरक्यूशन ऑन पब्लिक सिक्योरिटी। ठीक है। अब ये व्यू जो है एंडोर्स किया गया SP गुप्ता केस में 1981 में, और कुछ और डिस्कशंस थे। तो इस केस में जस्टिस वेंकटरमैया ने ऑब्जर्व किया कि द टेंडेंसी इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन रिसेंट टाइम इज़ टू लिबरलाइज द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द सिटी। तो जैसा पहले बातें चल रही थी कि डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं, तो 1981 में कहा गया कि भाई लोगों की जो राइट है, राइट टू नो है, उसको जो है आप उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उनको लिबरलाइज कीजिए, ताकि लोगों के राइट का जो है वो हनन ना हो। व्हाट इज़ हैपनिंग इन वेरियस पब्लिक ऑफिस, जो कि काफ़ी सारे पब्लिक ऑफिस में हो रहा है। फिर 2019 आया। 2019 में यशवंत सिंह वर्सेस CBI का केस चला, आपने पढ़ा भी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने US का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीज़न रिफ़र करके बताया कि जो US के चीफ जस्टिस हैं
मार्शल, उन्होंने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो पेपर्स का पब्लिकेशन नहीं छिपा सकती। डिक्लाइंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट ऑफ पब्लिक टू रेस्ट्रेन पब्लिकेशन ऑफ द पेंटागन पेपर्स। उन्होंने कहा था कि लोगों के जो राइट है, राइट टू नो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये जो पेपर्स, जो पेंटागन पेपर्स हैं, ये आप नहीं छिपा सकते। तो 2019 जजमेंट में उन्होंने इस केस को रेफ़र किया और क्या कहा, that there is no provision by which parliament has vested power in the government either to restrain the publication of document marked as secret from placing such document before a court of law which may have been called upon adjudicated a legal issue concerning the parties। तो इन्होंने यही बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको पब्लिकेशन करने से रेस्ट्रेंट कर सको, जैसा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्टिस के एम जोसेफ ने आरटीआई का जो सेक्शन 8 क्लोज टू ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको रेफ़र करते हुए कहा कि ए सिटीज़न कैन गेट ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इवन इफ़ द मैटर पर्टेन्स टू सिक्योरिटी एंड रिलेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो एक सिटीज़न सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की भी कॉपी मांगा सकता है अगर, जैसे कैन गेट ए सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट, अगर मैटर सिक्योरिटी का भी है तो, विद अ फॉरेन नेशन। ठीक है, इन अ केस इज मेड आउट देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट राइट टू नो कैन बी curtailed only in limited circumstances and if there is a overriding public interest। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन था वही लिखा हुआ है कि 50 साल के इन एक्सप्रेशंस को देखते हुए जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इज़ नॉट एन इंटरेक्ट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ एस सी। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी ये नहीं कहता इन डिसीजंस को देखते हुए कि HCL जो रिपोर्ट है, हाई लेवल कमेटी की जो रिपोर्ट है, कि उसको डिस्क्लोज़र नहीं करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जबकि जो AASU ने डिसीजन लिया है पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक की जो राइट टू नो है उसका इन्होंने जो प्रिजर्व किया है उसको, टू बी मोर ट्रांसपेरेंसी आएगी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, आगे एक और जो जजमेंट है SP गुप्ता का, जो भी पीछे डिस्कस किया, इन्होंने लिखा है इफ सीक्रेसी वर टू बी ऑब्जर्व्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ ए गवर्नमेंट एंड प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट वर टू बी कीप्ड हिडन। अगर आप जो गवर्नमेंट की प्रोसेस और फंक्शनिंग्स हैं उनको हिडन करके रखोगे तो ये जो है ऑपरेशन करप्शन, मिसयूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी की तरफ चली जाएगी और पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी ख़त्म। जो एनी पब्लिक अथॉरिटी है और आपकी गवर्नमेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही था आर्टिकल राइट टू नो के बारे में था GS पेपर 2, और जो आपका गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और राइट टू नो के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। या दिस आर्टिकल देख लीजिए। द सेंचुरी ओल्ड मैसूरू जू हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन जू टू हाउस द अफ्रीकन चीता। तो अफ्रीकन चीता ट्रांसपोर्ट हुए हैं पोस्ट कोविड-19 में। द फास्टेस्ट लैंड एनिमल है एज इट मैनेज्ड टू गेट 1 मेल और 2 फीमेल्स चीता कंजर्वेशन सेंटर साउथ अफ्रीका से ये आए हैं एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। तो याद रखिए मैसूरू जू में 3 जो चीताज़ हैं वो आए हैं। ठीक है, ये देखिए 30 दिन तक क्वारंटाइन में रखे जाएंगे, और जू अथॉरिटी ने क्लेम किया है कि कंट्रीज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एनिमल एक्सचेंज है पोस्ट कोविड-19। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और प्री के लिए मैसूरू जू का क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। आगे चलते हैं। या ये देखिए जो शुरू में था वही है जो कहा था कि PM केयर्स के ऊपर प्रकाश भूषण जी ने PIL जो डाली थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उसको एक बताया था कि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और उस पर कैग की रिपोर्ट भी लागू नहीं होगी। तो इन्होंने कहा बॉडी बिलो टू ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी, तो अपोजिशन ने भी ये बात कही कि अब ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या ज़रूरत रह गई। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द सुप्रीम कोर्ट अलाउ द नॉन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल PM केयर्स फंड। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट तो हो गया जब उस पर पब्लिक अथॉरिटी और PIL वो RTI लागू नहीं हो सकती। तो सीक्रेट ट्रस्ट बताया इसको,
गार्नर मनी इन द नेम ऑफ कोविड-19 रिलीफ बताया, rather than transferring funds to the statutory NDRF which is accessible under RTI and audit। तो NDRF जो कैग के अंदर भी आता है और RTI के अंदर भी आता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी। इसमें और कुछ खास नहीं है, सिर्फ एलिगेशंस ही लगाए गए हैं, ऊपर जो बातें लिखी हुई थी वो हमने जान ली। अभी ये बस एक निगाह में रखी कि जो मॉरिशस है अभी उसमें ऑयल स्पिल हुआ था, तो इंडिया ने भी अपनी हेल्प भेजी है वहाँ पर। हमने ये ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भेजा और चेतक हेलीकॉप्टर मॉरिशस को भेजा है उसके डिज़ास्टर से निपटने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या ये देख लीजिएगा, आर्टिकल काम का है। इंडिया प्रेडिक्ट्स 12% रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स 12% राइज इन इंडियाज़ कैंसर बर्डन। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 2025 तक 15.6 लाख केस इंक्रीज़ होने की पूरी संभावना है कैंसर के, और 12% राइज कैंसर में दिखाया जाएगा। अब देखने को मिलेगा 2025 तक। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट आई 2020। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि 12% तक राइज हो सकता है। आगे इन्होंने लिखा है द रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड टोबैको रिलेटेड कैंसर्स आर एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट टू 27.1% ऑफ टोटल कैंसर बर्डन एंड हाईएस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कैंसर का देखने को मिलेगा। अब इसमें और कुछ काम का नहीं है, सिर्फ यही एक रिपोर्ट और थोड़ा सा डाटा आपको याद होना चाहिए ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सको। आगे बढ़ते हैं। नो फॉरेस्ट अप्रूव्ड फॉर माइनिंग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें कुछ वैसे खास तो नहीं था। माइनिंग जो था सेक्टर, उसके लिए कुछ ब्लॉक्स खोले गए थे ऑक्शन के लिए, ईविड के लिए, उनमें से कुछ पर ऑक्शन हुआ है, तो ये सब काम की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर जो नो गो एरियाज़ है उसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। नो गो एरियाज़ और रीजन्स that were once classified by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change as containing very dense forest and hence close to coal mining activities। ठीक है, तो नो गो एरियाज़ क्या होते हैं? जिनमें वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं और वो कोल माइनिंग के लिए बंद होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दिस इज़ द हिंदू एनालिसिस ऑफ टुडे। होप यू गाइस लाइक इट, और बताइएगा कोई कमी रह गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर।